नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो नए पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट का अभ्यास किया था। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम 6वीं प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे, जो आगामी शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ऋषिपतन अथवा सारनाथ में दिए। इसे ही बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। क्या कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए, हम डैश भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो हम क्या है, देखिए, हम उच्चतम न्यायालय भारत को नहीं, हम भारतीय संसद भारत को नहीं, हम भारत के लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यह सब करने के लिए इसका राइट आंसर है भारत के लोग। तो ये कौन कहा था? तो ये देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों की अंतिम संप्रभुता पर इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत के लोग। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 43 है, यानी आज का तीसरा प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुशीनगर, जो आज यूपी में पड़ता है। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर का त्याग दिया था। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य लोक आचरण अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था वो लोक आचरण अधिकारी था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 45 नंबर है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ये जो तीनों सूची है वो भारत की किस अनुसूची में शामिल है? तो ये भारत की 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में संविधान का अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, मलिक काफूर या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की पदवी तथा चंदोवा देकर सम्मानित किया था, जिसके बदले में रामचंद्र को एलिचपुर की प्रतिवर्ष आय भेजने का वादा करना पड़ा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है संसद को। संसद को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 48 क्या कहता है कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? लंदन यूके में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 49 49 नंबर। आज का नवा प्रश्न है
कि 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाया गया कारतूसों पर आपत्ति थी? ऑप्शन देख लेते हैं, एटकिंस, एनफील्ड या रेमिंगटन, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एनफील्ड। 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों का एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक सेकंड दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 50 नंबर कि निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? तो सरोजिनी नायडू, मैडम भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने ही 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। सॉरी, ये और ये जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का स्थापना किया था। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर कि 1872 में राजा राम मोहन रॉय जो है ने नई धार्मिक संस्था की स्थापना की थी, जिसे डैश सभा कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वो क्या थे? आत्मीय सभा को मतलब ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आत्मीय सभा का ही स्थापना 1872 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1879 में क्या किया गया था? शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 53। 1795 और 1804 के बंगाल विभाजन अधिनियमों में डैश घोषित किया गया था? तो सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कन्या हत्या पर अवैध घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 54 नंबर है कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 शिमला समझौता में ही इसका प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 55 नंबर है। 55 नंबर है कि 18 फरवरी 1930 को हुए चिट्टगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डापरा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो गणेश घोष थे। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गणेश घोष। 18 फरवरी 1930 को हुए चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से कितनी दूरी तक फैली हुई है? समुद्र में मतलब फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहले 18 मील, 18 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत का जो समुद्री सीमा तटीय किनारों से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है भारत का जो सीमा है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहता है कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है, अल्जीरिया, लीबिया तथा मिस्र तीनों देश सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत शामिल है, पर नाइजीरिया जो है वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन देखते हैं। तंजानिया, कीनिया, इथोपिया या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है और वह क्या है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 59 जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग कर सकते हैं। मतलब करते H2O जो लिखेंगे तो किस विशेषता, किस बटन का उपयोग करेंगे। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ड्रॉप कैप, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यह H2O लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन 23 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 25 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि राज्यसभा में चुनाव लड़ने हेतु आयु सीमा कितना होता है। तो लोकसभा या विधानसभा में 25 वर्ष होता है और राज्यसभा में 30 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। वैशाली और चेचर में, सारण चिरांद में, पटना मनेर में, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इनमें से एक से अधिक होगा इसका आंसर, क्योंकि वैशाली के चेचर में भी इसका जो मिला है, अवशेष मिला है, और सारण के चिरांद में भी मिला है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। और पटना और मनेर में भी मिला है इसका अवशेष, तथा गया और सोनपुर में भी अवशेष प्राप्त हुए हैं नवपाषाण युग के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सबसे बड़े मंदिर में से एक है। ऑप्शन देख लेते हैं कि पातालेश्वर, भैरव, कैलाश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 कैलाश। जो कैलाश मंदिर जो है एलोरा में महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आज का 13 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट के आधार पर डैश सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन देखते हैं 11, 10, 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 12। जो संविधान के अनुच्छेद 80(1) के तहत और अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित कर सकते हैं। ये है 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा क्या राज्यसभा में वो नामित करते हैं, निर्वाचित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जो है जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो इसका देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पटना में, मुंगेर, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये भागलपुर में इनका जन्म स्थान है। तो बिहार के भागलपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 65 नंबर है
कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो देखिए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मल, सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल है, इन्हीं के द्वारा पटना में पहली जो 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 66 नंबर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर कि प्रश्न है कि ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो अब इससे पहले हम लोग देखे थे नौपाषाण के, तो नौपाषाण के वैशाली चेचर में भी, सारण चिरांद और पटना मनेर सभी जगह उसके अवशेष बिहार में प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी पूछ रहा है कि ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? तो सोनपुर गया, चिरांद, सारण, पाटलिपुत्र, पटना। तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो ताम्रपाषाण युग के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो पाटलिपुत्र, पटना से हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सर सैयद खां जो है उन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटो वोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटो वोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो SI का, S का, AC उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, SI यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन में बहुत अधिक फोटो कंडक्टिविटी होती है जो इसे फोटो वोल्टिक सेल के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 69। 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर नहीं थी? जब 16 महाजनपद के संदर्भ में बताया गया है तो उनमें से कौन सी जो राजधानी है वो शहर नहीं थी? तो उज्जैन, अवंती, श्रावस्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मत्स्य पुराण में, जिसे मत्स्य पुराण के अनुसार अवंती महाजनपद के बारे में बताया गया है कि इसका राइट आंसर जो है लगभग 600 ईसा पूर्व में अवंती एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। यह नर्मदा नदी पर स्थित आधुनिक गदरपुर रहा होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवंती। अवंती ही ऐसा शहर था, राजधानी थी जिसमें शहर नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 70। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? तो कर्मनाशा, गंडक, पार्वती, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पार्वती जो नदी है वो बिहार में नहीं बहती है। कर्मनाशा जो है दक्षिणी बिहार में बहती है, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ गंगा में आके मिलती है। दूसरा गंडक है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बह के उत्तरी बिहार में बहती है गंडक नदी। ये पार्वती जो है, पार्वती का बिहार से कोई लगाव ही नहीं है, ये बिहार में कोई नदी है ही नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पार्वती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आइबेरियाई प्रायद्वीप जो है निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह जो है आइबेरियाई प्रायद्वीप जो है वो यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो 8 KCl, 12 KCl, 4 KCl, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है 8 KCl जो है ऊर्जा जो प्रदान करता है। यह भोजन में उपलब्ध एक तत्व जैसे शक्कर जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है उससे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 73 कि निम्न में से
कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन सी जो है जो वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए, के, ई, डी यह सब जो है वो वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर कि बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध स्रोत है? बादाम जो है कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? तो अगला ऑप्शन देखते हैं कि विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बादाम में जो है विटामिन ई बहुत पाया जाता है। इस विटामिन का जो है रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। शरीर में इसकी कमी होने पर जनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, जो ई जो है बादाम में विटामिन ई की मात्रा बहुत पाई जाती है। देखिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 75 नंबर। यह क्या कहता है कि शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए डैश महत्वपूर्ण है? तो कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम। जो शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन बनाने के लिए, हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए जो पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम खनिज की काफ़ी आवश्यकता होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 76, यानी आज का 26वां प्रश्न है, 36वां है कि एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितना होती है? तो देखिए 2.5 से लेके 4.5 तक, 6.5 से लेके 9.5 तक, 4.6 से लेके 6.2 तक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की जो सामान्य संख्या होती है 4.6 से लेकर 6.2 mm³ होती है। यह केवल केरुकाय में जो है केसरुकियों में होते हैं और रुधिर वनुओं का लगभग 99% भाग बनाते हैं। समझे? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। समझे ना? अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक सेकेंड, यह देखिए 77 नंबर कहता है कि जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो ऑक्सीजन निस्पंदन किया जाता है, सक्रियता कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग की जाती है, रिवर्स ओस्मोसिस आसवन और आयरन एक्सचेंज किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो जल संक्रमण है, जो जल संक्रमण को मतलब घुले हुए ठोस को पदार्थों को हटाने के लिए हम रिवर्स ओस्मोसिस आसवन और आयरन एक्सचेंज करते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो मैग्नीशियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3 संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। आगरा का ताजमहल जो है इसकी कलाकारी का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ताजमहल का वास्तुकार जो है वो उस्ताद ईसा था और उसी ने ही संगमरमर से क्या बनाया था? ताजमहल को बनाया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं 79 है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? यानी 5 हर्ज, 50,000 हर्ज, 100 हर्ज, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो ध्वनि एक प्रकार का क्या है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ज से कितना 20,000 हर्ज के बीच होती है। मतलब यह सुनने योग्य होती है। जो आवाज़ जो होती है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक मनुष्य आराम से सुन सकता है। तो क्या है कि 20 हर्ज जो है कि कम अपश्रव्य तथा 20,000 जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा अपश्रव्य परावर्ष तरंगे होता है। ये दोनों तरंग मनुष्य नहीं सुन सकता है, मतलब इससे ऊपर का जो है नहीं सुन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा
100 हर्ज, क्योंकि 20 हर्ज तो 5 हर्ज होगा नहीं, ये सुनाई देगा नहीं। 50 हर्ज काफ़ी अधिक हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए फ़ारेनहाइट जो स्केल में पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, जैसे H2O। जल का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तथा क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, इसी फ़ारेनहाइट स्केल पे पानी का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 81 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होगा, रासायनिक प्रक्रिया है। मोम का पिघलना, पानी का संघनन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कि यहाँ पूछा है कि कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ भौतिक परिवर्तन नहीं पूछा है, रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए पौधों में प्रकाश का संश्लेषण जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भौतिक परिवर्तन अगर पूछता तो कुछ दूसरा होता है, जैसे मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, तो ये सब जो है वाष्पोत्सर्जन, ये सब जो है क्या है, पानी का संघनन, मोम का पिघलना, ये सब क्या है, ये सब भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन परिवर्तन है। लेकिन पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण यह रासायनिक परिवर्तन है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 82 कि पालतू एवं घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो पशु चिकित्सक, दंत चिकित्सक, चर्म चिकित्सक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये सब तो सब जानते हैं कि हम लोग घरेलू जानवर का जो चिकित्सक होते हैं वो पशु चिकित्सक ही होते हैं, तो इसलिए वेटनरी के पास हम लोग ले जाते हैं। देखिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 83 कि पौधों के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है। तना को, पत्ते को, फूल को, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए कि रसोई का तात्पर्य भोजन से होता है। रसोई में क्या बनता है, भोजन बनता है, तो भोजन से होता है। पत्तियाँ जो है पौधों के लिए रसोई घर होती है। जो पेड़ के पौधे के पत्ते होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रसोई के लिए। ये जो है रसोई के लिए पत्ते जो है क्या होते हैं, रसोई घर, पौधों के लिए रसोई घर है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पत्ते को ही, पौधे के पत्ते भाग को ही उसको रसोई कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 है कि उस स्त्री का क्या नाम था जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया। मेधा पटकर, अरुंधति रॉय, अमृता देवी बिश्नोई या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जो वो औरत जो है, वो स्त्री जो है वो अमृता देवी बिश्नोई ही थी जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 85 है कि शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख कौन करता है। तो आसपास के लोग, पंचायत, नगर निगम, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए नगर निगम ही है जो शहरों के किनारे लगे छायादार पेड़ पौधों की देखरेख करता है। तो यह नगर निगम की शहरी सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण शुद्धिकरण संबंधी कार्य है जो प्रायः सफल रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, नगर निगम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 86 कि मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए इसको एकत्रित करती है। किसको करती है, फूल को, पराग को, खुशबू को, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी वो मधुमक्खी किस शहद निर्माण के लिए किसका एकत्र करती है, तो पराग का एकत्र करती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हम भोजन करते हैं क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, यह प्रजनन एवं विकास की सहायक है,
कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इससे क्या होता है, इससे हमें पोषक तत्व भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलता है, कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत भी होता है, यह प्रजनन और विकास में सहायक भी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 88 कि निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक से नहीं बना है। मतलब तत्व से बना है वो पत्थर, कीमती पत्थर है, वो यौगिक से नहीं बना है। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो हीरा जो है वो क्या है, एक कीमती पत्थर से बना है, एक कीमती तत्व से बना है। एक पत्थर है जो कीमती तत्व से बना है परंतु एक यौगिक से नहीं बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 89 है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है। मतलब किस पे निर्भर करती है, लोलक की लंबाई पर, लोलक बॉल के द्रव्यमान पर, लोलक के तंतु में तनाव पर, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए एक साधारण जो होते सरल लोलक की समय सीमा उस लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये क्या है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 90 है कि हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डैश होता है, गंधकाम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए पेट में स्थित पाचक रसों में मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, जो भोजन के मध्य को अम्लीय कर देता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 91 कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। परमाणु जब बम बनाते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का, रेडियम का, यूरेनियम का, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रमुख रेडियोधर्मी तत्व है। तो इसलिए भारत के जो है आंध्र प्रदेश में तुमालपल्ली नामक स्थान है, इसका मतलब बेहद ही वृद्धि स्रोत है, यहाँ पे यह पाया जाता है। तो देखिए परमाणु बम बनाने के लिए हमको किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है, तो यह है यूरेनियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 92 है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड, बिहार बंगाल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए गंडक जो है, गंडक नदी नेपाल से निकलती है, भैंसालोटन बोलते हैं हम लोग, वहाँ से निकलती है और यह वाल्मीकि नगर में पड़ता है, तो वहाँ से निकलती है पश्चिम चंपारण से, और यह हाजीपुर में आके ये मिल जाती है किससे, मतलब गंगा नदी से। तो यह किसकी मतलब दो राज्य, बगल में क्या है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम चंपारण के बगल में पूरब में क्या है, बिहार है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार झारखंड से कोई मतलब ही नहीं है, बिहार बंगाल से मतलब नहीं है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है। पैसिव जो रेसिस्टेंस है उसका प्रतिपादन किसने किया है, महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया है। अरविंद घोष ने इस सिद्धांत का अपनी पुस्तक वंदे मातरम में क्या किया है, जिक्र किया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 94 है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बलवंत राय मेहता। मतलब जनवरी 1957 में भारत ने पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उसके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इसके अध्यक्ष जो थे बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है।
इस सिफारिश में 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की बात कही गई है। तो यह है बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किस समिति की सिफारिश, तो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला देखते हैं, अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी डैश लाख से अधिक नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 243 में क्या कहता है कि इसका जो राइट आंसर है वो है 1। जो 20 लाख से अधिक की आबादी अगर नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा, उस राज्य में नहीं कहा जा सकता, सॉरी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी क्या है, 20 लाख से अधिक नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 96 कि सहकार से समृद्ध के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से कौन सा मंत्रालय बनाया गया है। तो समन्वय मंत्रालय, संघवाद मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए सहकार जो समृद्ध के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार सहकार से समृद्ध के विजन को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। कौन सा मंत्रालय बनाया है, सहकारिता मंत्रालय। यह मंत्रालय जो है देश में सहकारिता गतिविधि को मजबूत करने हेतु एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध करवाएगी। यह वास्तविक जन आधारित आंदोलन के रूप में जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सहकारिता को मदद करता है। तो यह इसका राइट आंसर है सहकारिता मंत्रालय। सहकार में समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी इधर हो और सूर्य उधर हो और उसके बीच में क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब देखिए चंद्र ग्रहण किसको बोलते हैं, जब चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है। क्या आता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। यहाँ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो वो हो जाता है चंद्र ग्रहण। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य बीच में हो, सॉरी, चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 98 भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो देखिए 1921 में जब जनसंख्या वृद्धि में 0 से 31% की वृद्धि दर्ज की गई थी 1921 में। तो इससे पहले सन 1911 में 5.75% वृद्धि हुई थी तथा बाद में जनसंख्या वृद्धि क्रमशः 11% से लेकर देखिए 2001 में 21% का वृद्धि दर्ज किया गया था। अतः सन 1921 के वर्ष का जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष माना जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है 1921 में ही जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो इसीलिए इसको ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है 1921 ईस्वी, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 99 कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है तो आजकल तो है ही नहीं, आजकल तो सारे मीडिया बिके हुए हैं। तो देखिए तो इस किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 20 से, अनुच्छेद 21 से, और उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद जो 19 है, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से प्रावधान नहीं है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। 19(1) द्वारा प्राप्त व्यक्तियों के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सम्मिलित है। तो ये अनुच्छेद 19 है, इसको अलग से कोई दिया गया नहीं है, ये मौलिक अधिकार में ही सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 100 नंबर कि भू विज्ञान की दृष्टि से उत्तरी बिहार का मैदान किस कल्प से संबंधित है। तो चतुर्थ कल्प, तृतीय कल्प, विध्यन कल्प, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए उत्तर बिहार का जो मैदान है वो चतुर्थ कल्प से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
वन। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है ना, सोमेश्वर की श्रेणी, जो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 455 मीटर है, परंतु इसका सर्वोच्च शिखर जो है 874 मीटर ऊंचा है। तो यही इसी के कारण चतुर्थ कल्प से संबंधित होता है कौन, उत्तर बिहार का जो इलाका है, मैदानी इलाका। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। तो चौथी, पाँचवीं, छठी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, संसद द्वारा जब पारित किया गया था अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। जो 1982 में छठवीं पंचवर्षीय योजना थी वो चल रही थी, उसी के सिफारिश पे उसी के समय क्या की गई थी, इसकी नाबार्ड की योजना जो है अवधि, इसी योजना में ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 102 नंबर है। 102 नंबर प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो B.A. गाडगिल, V.K.R. वी राव, P.C. महालनोबिस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एक बार फिर से ऑप्शन देख लेते हैं कि B.N. गाडगिल, V.K.R. वी राव या P.K. महालनोबिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का, देखिए P.C. जो महालनोबिस है, दूसरी जब पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो है महालनोबिस द्वारा तैयार की गई थी। तो P.C. महालनोबिस के द्वारा ही दूसरी पंचवर्षीय योजना की मतलब जो है रूपरेखा तैयार की गई थी। इस योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना का कार्यकाल जो था 1956 से लेकर 61 तक। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना कब की गई थी, इससे भी यह प्रश्न आ जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो 1956 से लेकर 61 तक चली थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, पोटेशियम साइनाइड, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, चूहा जो मारने के लिए रेडियोसाइड का उपयोग किया जाता है, रेट्रोसाइड का निर्माण जो है वो पोटेशियम नामक रसायन से किया जाता है, जो अत्यंत क्या होता है, जहरीला पदार्थ होता है। जबकि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोनाइड तथा इथाइल आइसोनाइड जो है अन्य रसायन निर्माण में किया जाता है, जैसे कीटनाशक को मारने के लिए, खरपतवार आदि को मारने के लिए। बाकी इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोनाइड इस सब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन चूहा मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 104 नंबर है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। क्या ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, पानी बनेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, जब हम पानी क्या है, एक यौगिक है, तो इसका अनुसूत्र होता है H2O क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बनता है, तो पानी बन जाता है, H2O बन जाता है। तो क्या है कि इसमें जो है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है भार के 1:8 होता है, समझे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या बनेगा, पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो क्या करेगा, पानी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोने को घोला जा सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, सोना धातु को घोलने के लिए 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रस के मिश्रण में डाला जाता है, समझे। 3 भाग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तथा 1 भाग जो है नाइट्रस एसिड में मिश्रण किया जाता है, डाला जाता है। सोना वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, सोना है जो वायु से है, एयर से प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग और 1 भाग जो है नाइट्रिस एसिड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 106 नंबर है कि शक्कर के किण्वन यानी फर्मेंटेशन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन के मतलब किण्वन इथाइल अल्कोहल से बनता है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 107 नंबर। देखिए 107 नंबर है कि मुद्रा यानी मनी से संबंधित निम्नलिखित में से वाक्य में से कौन सा गलत है। मुद्रा लेखा की सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। दूसरा है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाई में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि मुद्रा मनी के मध्यस्थता मुद्रा जो है एक सेकेंड, ये मुद्रा जो है मुद्रा की जो मध्यस्थता के बिना किए जाने वाले आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए 107 नंबर जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो सभी वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य को मौद्रिक इकाई में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि देखिए पैसे जो है खाते के लिए एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। पैसे जो है खाते के लिए क्या करता है, एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। सभी जो वस्तुओं का या सेवाओं का मूल्य जो होता है मौद्रिक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है। मूल्य की एक इकाई के रूप में पैसा जो है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमय के मूल्य को मापने में मदद करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 108 नंबर है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। आर्थिक जो सुधार है उसको मतलब उनके जनक कौन है। तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। आर्थिक सुधार का जनक इन्हीं को कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को। देखिए 1991 में प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव थे तो उनके कार्यकाल में भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण का सूत्रपात हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। इसी कारण प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 109 नंबर कि श्रीमती मलिक 50 वर्षीय महिला है, उसको अस्थियों में क्या है बहुत दर्द रहता है और उसके दांत भी गिरने लगे हैं। उन्हें मुख्य किस पोषक तत्व की कमी है। तो आयोडीन की, कैल्शियम की, लौह तत्व की, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए दांत और हड्डी के लिए क्या होता है, कैल्शियम जरूरी होता है। तो ये क्या है, कैल्शियम की कमी से ही ये इनका अस्थियों में दर्द होता है और दांत गिरने लगता है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्योंकि देखिए कैल्शियम से हड्डियाँ और दांत क्या होता है, हड्डियाँ और दांत को क्या होता है, मजबूती मिलती है। कैल्शियम एक प्रमुख खनिज पदार्थ है जो हड्डियों के निर्माण और उसकी मजबूती दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। दांतों के कठोर भाग जो है एनामेल कहलाता है, जिसका प्रमुख घटक कैल्शियम ही है। दूध, अंडे कैल्शियम के क्या होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं। जब भी हम लोग दांत अगर निकलवाते हैं या दांत मतलब टूट जाता है या हड्डी टूट जाता है तो अक्सर डॉक्टर क्या देते हैं, एक कैल्शियम की टैबलेट देते हैं, जिससे क्या होता है वो शरीर में मजबूती प्रदान करे, दर्द ना हो, ये सब के लिए कैल्शियम दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 110 नंबर कि मधुमेह के रोग में किसकी कमी होती है। कैल्शियम की कमी, इंसुलिन की कमी, शर्करा की कमी, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इंसुलिन जो है इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो हमारे शरीर को हमारे ऊर्जा द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हेतु ग्रहण किए गए भोजन का विद्यमान कार्बोहाइड्रेट में शर्करा जो है ग्लूकोज प्राप्त करने का भविष्य में प्रयोग के लिए ग्लूकोज को संचित करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है, तो यह है इंसुलिन। इंसुलिन ही है मधुमेह रोग के लिए, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इसी की कमी से मधुमेह रोग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 111 नंबर, जब कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एकत्र होते हैं तब किसका निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। जब तीनों मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये देखिए इसका साधन कौन सा है, गेहूँ है, चावल है, आलू, चीनी, आम, केला, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अधिक मात्रा में देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 112 नंबर कि नींबू एवं आंवला में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है,
कौन सा होता है? नींबू और आंवला में विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो हम लोग जानते हैं कि जो विटामिन सी जो है इसको क्या करते हैं? स्कार्बिक अम्ल भी कहते हैं। ये एक आवश्यक आहार पोषक तत्व भी है। स्कर्वी जो रोग है विटामिन सी की कमी से, ये जो है स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये जो है नींबू आंवला विटामिन सी के प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 113 नंबर कि भोजन को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए उसे कम तापमान में रखना चाहिए, उबाल कर रसोई में रखना चाहिए, भोजन में नमक कम डालना चाहिए, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए हम लोग तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग के घर में फ्रिज होगा। तो फ्रिज में क्या होता है? तापमान कम होता है, ठंडा रहता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान में रखना चाहिए भोजन को। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 114 नंबर कि गर्मियों में हमारा शरीर जो है पसीना बहाकर अपने तापमान पर नियंत्रण करता है। कुत्ते शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? गहरी सांस लेते हैं, हाँफते हैं, देर तक सोते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए कुत्ते जो है मतलब व्यक्ति है क्या करता है कि गर्मी में पसीना बहाकर तापमान पर नियंत्रण करता है, परंतु कुत्ता जो है वो शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करता है? हाँफता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पसीना और लार जो होता है वाष्पीकरण से शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद पहुंचाता है। लेकिन कुत्ता जो है, कुत्ते जैसा पशु जो है जीभ निकालने एवं शरीर चाटने की क्रिया प्रकृति प्रदत्त आराम हेतु विधि अपनाते हैं। मतलब जो हाँफते हैं ना, तो इसी के कारण वो गर्मियों में अपना तापमान पर नियंत्रण करते हैं। तो ये क्या है? कुत्ता जो है हाँफता है, यही कारण है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 115 नंबर। 115 नंबर क्या कहता है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त जो है द्रव को अतिरिक्त कोशीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो यह है प्लाज्मा, लसिका, प्लेटलेट्स या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये लसिका तंत्र में मौजूद जो होता है द्रव को लसिका कहा जाता है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। लसिका जो है आंत से पचे और अवशोषित वसा का वहन करती है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस क्या करती है? रक्त में प्रवेश करा देती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लसिका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 116 नंबर है कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो 1920 में, 1931 में, 1928 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब चला था। तो असहयोग आंदोलन कब चला था? जब 1919 का जो एक्ट आया था और 1919 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसी समय क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के लिए गांधी जी 1920 में किए थे, 1919 के इस घटना के बाद। तो जब भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए 1919 से 1922 में व्यापक 2 आंदोलन चलाए गए थे, एक खिलाफत आंदोलन और दूसरा असहयोग आंदोलन था। तो विभिन्न मुद्दों के बावजूद आंदोलन ने अहिंसा और असहयोग की एकीकृत योजना पर अपनाया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 117 नंबर कि भू आकृति और उसके उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा भूगोल, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए भू आकृति विज्ञान जो है पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियों और उनकी प्रक्रियाओं को क्या करता है? रूप और तलछट का अध्ययन करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भू आकृति विज्ञान। आइए अगला प्रश्न है 118 नंबर। देखिए 2 प्रश्न और रह गए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है आगामी शिक्षक बहाली के लिए। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बीपीएससी द्वारा पहले आयोजित की गई थी। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है कि मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव के जो अमाशय में है कौन सा जो है अम्ल है उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मानव के आमाशय में उत्पन्न होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 119 नंबर। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? किसान घाट, शांतिवन, विजय घाट, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विजय घाट जो है वह लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। तो आइए कुछ और स्मारक के नाम देख लेते हैं कि किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह, किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह का स्मारक है। शांतिवन जो है वह जवाहरलाल नेहरू का स्मारक है। और विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का ये जो है स्मारक है। राजघाट है दिल्ली में, वो महात्मा गांधी जी का स्मारक है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का स्मारक है। वीरभूमि जो है वो राजीव गांधी जी का स्मारक है। ऐसे ही जितने हैं वो सब बड़े बड़े मतलब जो क्रांतिकारी हुए उन्हीं के नाम पे हैं और बड़े बड़े लोगों के नाम पे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी पश्चिम तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और ग्रेशोप्पा जलप्रपात बनाती है? ग्रेशोप्पा जलप्रपात जो है बनाती है। तो कौन सा है? घटप्रभा, हेमावती, शरावती, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए गोरसप्पा जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ये कर्नाटका है, कर्नाटक में क्या है यानी साउथ में स्थित है। इसे जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शरावती। गोलसप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए आज हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके थे, आज 6वें प्रैक्टिस सेट का अभ्यास किए हैं जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए जब भी हम वीडियो बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नया प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।